Hello friends, welcome to the channel. I'm Maruk and I'm gonna deal with the daily current affairs. और आज का current affair है 8 जुलाई 2024 मंडे का. So before starting our session, let's start it on a very positive note that if you really want to achieve something जो आपने आज तक कभी हासिल नहीं किया, you have to do something that you have never done. You have to change the strategies, you have to change your resilience, and you have to do it for attaining the thing that you have never been able to achieve अभी तक. So with this we are going to start our session. ये द हिंदू न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट किया है हमने. So the number one news is a law around low carbon climate resilience development. So what it is? So एक जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया द राइट ऑफ फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन विच जजमेंट. एंड ये जजमेंट मैंने क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है. इन M.K. रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सोर्सिंग इट फ्रॉम राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी. व्हाट दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि right of the adverse effect, free ourselves from the adverse effects of climate, is judgment में is a right that is sourcing from the right to life and right to equality. Now you gonna tell me in the comment section कि right to life and right to equality किस section में है, ठीक है. Now, preparing India to reduce the risk of climate change and address its impact requires nothing less than reorienting development towards, हमें development towards low carbon emission करनी है and climate resilient future courses. Because ये developing एक stage पर है, India is a developing nation, so definitely industries are in full house, ठीक है, full power में है. So what we have to focus is on the low carbon emission पर, to make it sustainable for the climate. While the concept of climate law is often associated with top-down approach, what is top-down approach? From center to the lowest one of setting and achieving targets in a developing country. ये approach limited because addressing climate change is more than limiting emission. बिकॉज इसमें सेंटर स्टेट का रोल प्ले किया जाएगा. एंड द डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया है, यहाँ पे सिर्फ कटेलमेंट ऑफ कार्बन एमिशन नहीं है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी सिर्फ इट शुड बी मोर देन द लिमिटिंग एमिशन. बिकॉज सो मेनी इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर ओवर देयर कि सिर्फ लिमिट एमिशन करने से हम लोग क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम है वो हल नहीं करते, ठीक है जी. सो फैक्ट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम लो बेस ऑफ पर कैपिटा एमिशन से अगर स्टार्ट करें लेस देन हाफ द ग्लोबल एवरेज, इंडिया एमिशंस फिर भी ग्रो करेगी. एंड आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू स्क्वीज आउट जितनी मर्जी डेवलपमेंट हम कर ले फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ द ईच टन ऑफ थोड़े अमाउंट ऑफ कार्बन. बिकॉज डेवलपिंग नेशन है तो ये तो हम डेवलपमेंट तो रोक नहीं सकते ना. डेवलप्ड कंट्रीज हैव ऑलरेडी डन द डेवलपमेंट, उन्होंने तहस कर चुके हैं वो क्लाइमेट जिसका भुगतान हम लोग कर रहे हैं. हम लोग डेवलपिंग नेशन से डेवलपमेंट तो हम रोक नहीं सकते फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सो डेवलपमेंट करना इज इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू मेक इट अ फोकस. वी हैव टू फोकस दैट इट शुड बी डन फ्रॉम ईच टन ऑफ कार्बन एंड अवॉइड लॉकिंग टू हाई कार्बन फ्यूचर्स. कि हमारा जो हमारा जो निर्भरता है वो हाई कार्बन पे नहीं होना चाहिए. वी हैव टू डन मोर डेवलपमेंट फ्रॉम ईच टन ऑफ लेस कार्बन, राइट. Moreover, India is highly vulnerable to climate impact and climate resilience must be an essential element of the new law. ये तो हमने climate impact का तो इंडिया में प्रभाव इसी साल देखा जहाँ पे there was such a heat waves were going on in the whole of the northern plains, ठीक है. 50 डिग्री, 48 डिग्री, 49, 52 डिग्री, right, even it crossed 50 over in some states. फिर उसके बाद हमने मॉनसून देखा तो मॉनसून पहले आने का नाम नहीं ले रहा था और जब आया तो दिल्ली की हमने हालत देखी. तो इंडिया एज एक्चुअली फेस्ड ना, ये फेस कर रहा है क्लाइमेट इम्पैक्ट को. तो क्लाइमेट रेजिलियंस इंडिया का वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अभी एलिमेंट होना चाहिए लॉ में. नॉट एट लीस्ट the law must pay attention to India का federal structure, states and center, many areas crucial to reducing emission and improving like our resilience, electricity, agriculture, water, health and soil are wholly or partially the preserve of the state and local government environment. So ये सिर्फ एक टॉप डाउन अप्रोच नहीं होगी, ये सेंटर बोलेंगे एंड दैट विल बी लागू. ये स्टेट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है अगर इंडिया को ये लॉ इम्प्लीकेट करना है in its territory, right. Let's go to another news extract from the news The Hindu.
So there is the ANRF plan has got off on the wrong foot. What it is actually? So 2020 में both houses of parliament ने एक पास किया, that was अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, मार्किंग कि हम लोग इनिशिएट करेंगे, there should be an initiative to seed, grow and facilitate research in India, especially in Indian universities and colleges. दो 2019 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज NRF, project report explicitly mentioned that growing outstanding research cell already exists in state universities is one of the NRF की top priority. Recently it announced a 15-member governing board or 16-member executive council which lack representation from organization the NRF envisioned aiding and facilitating. So इन्होंने council तो committee तो बना ली है which is including 15-member governing board and 16-member council, but that is lacking even the representation of organization जिसको envision कर रहा है हमारा. So more importantly, the ANRF needs to avoid the confusion. अब इतने लोग होंगे तो there will be a confusion that arise from multiple committed. Therefore, creating a single community is very important. Committee to formulate and implement strategies on the ground is very crucial. That was the news. So what is the fact behind it? The lack of adequate industry representation, एक diversity, ये major कारण है glaring omission from the current board and council, especially when ANRF के plan में to raise and 70% funding वो non-government sources और industry से ले रहा था. India underfunds research हमेशा and development. In addition to increasing the research and development budget to 4% of GDP, a significant overhaul होगा of the current funding system is required जो boost करे research and to make innovation coming out of Indian organization जो globally competitive हो, right? Next, आप wildfire देख सकते हैं, that has been taken from the Indian Express. The question is why Arctic wildfires are bad news for what? For the world. So थर्ड टाइम 5 सालों में ऐसा हुआ है कि एक इंटेंस वाइल्ड फायर ने फिर से डार्कन किया है द स्काइज आर्टिक रीजन के ओवर, एंड द कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस रिपोर्टेड दैट ओवर 160 वाइल्ड फायर ने कितने तबाही मचाई है, दैट इज 460,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन साखा रशिया अप टिल जून 24. ठीक है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जो हमने अभी बोला कि इन्होंने रिपोर्ट किया है ना. नाउ उससे पहले हम सखा, ठीक है, ये रशिया का सखा है, रशिया हमारा सखा है, अभी अगली न्यूज़ इसी के बारे में है. तो इस सखे का ये सखा है, ठीक है, ये नॉर्दर्न में लगता है रशिया के. क्लियर. सो रशिया हमारा बहुत अभी प्रिय और हमारा बहुत अभी सखी है, इसका सखा यहाँ पर है. ठीक है. सो कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट क्या कह रही है? द कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस इज अ सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है बाय द यूरोपियन यूनियन. ठीक है. कोपर्निकस प्रोग्राम विच इज एम्ड एट मॉनिटरिंग द अर्थ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट. क्लियर है जी. ये रिपोर्ट ये काम करती है. सो नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू एक्सट्रैक्ट. देयर इज अ कार्बन इमिशन इज एट हाई लेवल. ठीक है. June 2023 carbon emission from wildfire over the third highest in 2 decades. 20 सालों में कितना? 6.8 मेगाटन की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. 6.8 मेगाटन्स ऑफ कार्बन फॉलोइंग जून 2020 एंड 2019 which recorded 16.3 and 13.8 megatons respectively. Increased frequency and scale. While wildfires are a natural part of the Arctic ecosystem, their frequency and intensity have increased due to the global warming. So important things that we have extracted from this news is that carbon emission इतनी high level पर हो गया ना कि look at that कि 16.8 megatons of carbon. Now this has recorded how many megatons? 16.3 to 13.8. I'm so sorry for my phone ringing in between. मुझे हमेशा भूल जाता है to keep it on silent. I'm so sorry for that. Then increased frequency and scale. While wildfire are a natural part of Arctic ecosystem, their frequency and intensity have increased due to the global warming. ये कोई ये डायग्राम है. ठीक है. where we are just telling you what कि एक एडिशन ना 1 डिग्री सेल्सियस का जो वार्मिंग होती है ना
उससे 12% मोर स्ट्राइक्स होती हैं, थंडर स्ट्राइक। अभी आपने एक वीडियो देखी थी, आई थिंक वो बहुत वायरल भी हुई थी ना इंस्टाग्राम पे, वो बच्ची एक रील बना रही थी, बच्ची भी नहीं लड़की एक रील बना रही थी छत पर, और अचानक से वहाँ पे थंडरिंग हुई। ठीक है, वही ये कंसेप्ट है कि 1 सेल्सियस भी अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी ना, कि अर्थ वार्म हो जाएगी, दैट विल लीड टू एटलीस्ट, इवन जोग्राफिकल एक फैक्ट है, दैट विल लीड टू अराउंड 12% ऑफ मोर स्ट्राइक्स। और इन्हीं स्ट्राइक से क्या होता है, वाइल्ड फायर होती है। ठीक है ना, इन्हीं स्ट्राइक से पेड़ों में आग लग जाती है और पूरी आग फैलती है फॉरेस्ट में। अब इसका इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग? सो देयर इज GHG इमिशन, वाइल्ड फायर्स रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, कार्बन, टू कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। पर्माफ्रॉस्ट थॉनिंग, ये अब थोड़ा सा नया है। ठीक है, पर्माफ्रॉस्ट क्या होता है? पर्माफ्रॉस्ट होती है थिक लेयर ऑफ आइस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को रखती है। ठीक है, उसके अंदर आपको डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, दैट इज अ थिक लेयर ऑफ आइस जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हुआ होता है। वी कैन जस्ट टेल यू, आप समझो ये पेड़ हैं, आई एम सो सॉरी फॉर माई ब्लडी ड्राइंग। ठीक है, ये पेड़ हैं और अगर यहाँ पे आग लग गई, वैसे आग तो देख नहीं रही है बट जस्ट टेक इट, आग लग गई है। अब जब आग लग गई है तो यहाँ पे एक पर्माफ्रॉस्ट है, थिक लेयर ऑफ आइस है, तो वो पिघलेगी ना, मेल्ट होगी। जब वो मेल्ट होगी तो उसका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो एक्सपोज हो जाएगा। जब उसका डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्सपोज हो जाएगा तो उसके अंदर कितनी गैसेस हैं जो रिलीज होंगी? नंबर 1 गैस कौन सी होगी रिलीज? दैट विल बी मीथेन। ओहो, अच्छा ये यहाँ पे चलता है मीथेन। ठीक है, that is the permafrost thawing. Fires make permafrost vulnerable to thawing, result ancient carbon stored in dead organic material excavated. ये excavated is that it actually impacts global warming, it increases global warming, ये raise up करता है global warming को। ठीक है, अब एक्शन और जो नीडेड एक्शन, हमें मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली क्वेश्चन, इस न्यूज़ को हमने तैयार किया है, डेकोरेट किया है फ्रॉम द मीन्स पॉइंट, ताकि आपको आंसर राइटिंग में आसानी हो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगा। GHG emission, the increased frequency and intensity of Arctic wilderness is a dire warning. If large-scale permafrost thawing will occur, it will be impossible. हम जो लिमिट करना चाहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग टू एट 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज, अगर पर्माफ्रॉस्ट थॉनिंग होती गई ना, इट विल लीड टू द कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज। दूसरा इसका है ना लैक ऑफ मॉनिटरिंग, की मॉनिटरिंग करने के लिए कोई है ही नहीं। करंटली देयर इज नो ट्रैकिंग फॉर द पोस्ट फायर पर्माफ्रॉस्ट एमिशंस कितनी होते हैं, ये तो पता चल जाता है कि जी इतना नुकसान हुआ, इतना टन ये कार्बन एमिट हुआ, बट एग्जैक्टली ट्रैकिंग है ही नहीं फॉर द टेलिंग अस कि जो बता सके कि पोस्ट फायर पर्माफ्रॉस्ट एमिशन कितना हो रहा है, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लाइमेट मॉडल्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। नाउ क्वेश्चन के साथ, सो यू हैव टू कंसिडर देयर इज एन असर्शन रीजन। ठीक है, यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। असर्शन कहता है दैट पर्माफ्रॉस्ट थॉनिंग इन आर्टिक रीजन इज बैड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स एंड क्लाइमेट चेंज। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? यस, एज आई सेड, पर्माफ्रॉस्ट जब डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्सपोज होगा, मीथेन, कार्बन स्मॉल अमाउंट में निकलेगा, दैट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, तो डेफिनेटली इट्स बैड फॉर फॉरेस्ट फायर्स। एंड क्योंकि मीथेन निकलेगी, वो फ्लेमेबल गैस है, आग और फैलेगी। ठीक है जी। दूसरा रीजन देता है पर्माफ्रॉस्ट थॉनिंग रिलीजेस स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर व्हिच एक्ट एज अ नेचुरल एक्सटिंग्विशर ऑफ फॉरेस्ट फायर। कार्बन निकलती जरूर है, ये मैं मना नहीं कर रही इस बात से, कार्बन निकलती है, पर भाई साहब बहुत छोटे अमाउंट में। सबसे ज्यादा तो निकलती, पता नहीं मैंने क्या बना दिया, सबसे ज्यादा निकलती मीथेन है, और मीथेन एक फ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ती है मीथेन। ठीक है, तो ये आग फड़ाएगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलती है बट इन अ वेरी लेसर अमाउंट, मीथेन के कंपैरिजन में बहुत कम निकलती है। ये तो वही बात हो गई ना कि आप मैं 2-3 और लोग इकट्ठे हो जाते हैं एंड वी विल गो टू अ फॉरेस्ट जहाँ पे आग लगी एंड वी विल डू लाइक अ बर्थडे कैंडल, तो क्या वो मतलब वो हो जाएगी, बंद हो जाएगी? ये उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, सो जो पर्माफ्रॉस्ट थॉनिंग रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज करेक्ट, बट ये एक्ट नहीं करता एज अ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फॉरेस्ट फायर। इनफैक्ट ये बढ़ाता है क्योंकि मीथेन उसमें बहुत क्वांटिटी में निकलती है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। दो हम जाते हैं विद ऑप्शन सी दैट सेज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। क्लियर है? चले जी, एक और क्वेश्चन मेरे प्रिय मित्रों के लिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से आपने बताना है
इनकरेक्ट है। ये थोड़ा डॉज स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं यूपीएससी के टेक्टिक पर खेल रही हूँ, आप लोगों को डॉज करने की कोशिश कर रही हूँ। अपने कान और आंखें खुली रखना। So the Arctic is warming 4 times faster than the global average. Very true. Warmer temperatures lead to frequent lightning. बताया ना, 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा that will lead to the 12 वो, तो it is also true. Permafrost thawing in Arctic region can create a vicious circle of greenhouse gas emissions, making it impossible to keep global average temperature within 1.5 Celsius from pre-industrial time. This is also true. So 3 of the statements is true. So हम किस कोड को हमने सेलेक्ट करना है, किस कोड को? इसने पूछा है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड A only 1, ठीक है, पर ये इनकरेक्ट तो है ही नहीं, फॉल्स तो नहीं है। B only 2, C all 3 और none of the above. द इनकरेक्ट इनमें से कोई नहीं है, तो वी विल गो विद द D ऑप्शन, दैट इज none of the above. तो थोड़ा ध्यान से, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है, वो करेक्ट कोड पूछ रहा है, दैट इज द none of the above. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट खराब नहीं है। लेट्स गो टू अनदर वन। एज आई सेड, रशिया हमारा बहुत बड़ा अभी सखे का काम कर रहा है। सो देर इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ पुटिन हमें देखने को मिल रहा है इंडो रशिया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं टू मीट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, मार्किंग देयर फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग। जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है फरवरी 2022, ये इनकी पहली विजिट है आपस में। दिस विजिट ये बता रहा है हमें कि इंडो रशिया बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है जी। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स बनी हुई है उसमें इंडिया और रशिया भाई भाई का काम कर रहे हैं। हैप्पी पीपल। ओके, क्या इस न्यूज में से हमें जो समझना है फ्रॉम द IR परस्पेक्टिव इज दैट मोदी जी की जो चॉइस है फॉर द बायलैटरल विजिट ऑफ रशिया सिंस ये पहली री इलेक्शन में के बाद पहली बार जा रहे हैं, जब ये दूसरी बार जो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद ये पहली बार रशिया जा रहे हैं। दैट हाईलाइट्स कि इंडिया रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट पर रख रहा है मॉस्को। ऐसा क्या होता था कि इंडिया जो डिप्लोमेटिक रिलेशन में हमने देखा कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर फिर से कुर्सी पर बैठता है या जब भी इलेक्शन होते हैं और प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर बैठता है तो वो अपने नेबरिंग जगहों पर जाता है और हेलो हाई करता है। बट मोदी जी ने यहाँ पे मॉस्को को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है अभी, ठीक है। हिस्टोरिकल इंडिया रिलेशनशिप रशिया 7 डिकेड से चला आ रहा है। इसका गुडविल और जब से यूएसएसआर के साथ है, जेनरोसिटी विद द फॉर्मर यूएसएसआर, वाइल द रिलेशनशिप है डाइवर्सिफाइड, एक मल्टी वर्ल्ड पोलर वर्ल्ड में डिफेंस सबसे बड़ा इनकी पार्टनरशिप का कॉर्नरस्टोन प्ले करता है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, हमारे जो क्रिटिकल डिफेंस टाइज हैं विद रशिया, India rely heavily on Russia defense equipment with ongoing collaboration with various military projects. There are so many military projects with India and Russia, between India and Russia. Despite diversifying its defense supply, India maintain एक strategic dependence maintain करता है रशिया पे, especially during its stand out with China. Trade amidst war, the Ukraine war has led India to purchase discounted Russian oil, significantly boosting the bilateral trade volumes. So that is why India इतना diplomatically, strategically India बहुत शाना है, and that is why it's maintaining it's a very good relationship with Russia. There is a diplomatic tightrope that India has navigated a delicate एक diplomatic path का काम किया, abstaining from condemning Russia while advocating for dialogue and respect for international law. So मैंने कहा ना कि इंडिया बड़ा शानपत्ती खेलता है हमेशा से कि ना वो कंडेम कर रहा है, नहीं वो रशिया यूक्रेन में किसी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा, कंडेम भी नहीं कर रहा रशिया को, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा उसका भाई गलत है, और वो ये भी नहीं कह रहा कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। वाइल इवन कि ही इज वन ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, मेंटेनिंग इट्स मतलब एडवोकेसी कि हाँ वॉर इज अ वेरी बैड थिंग, बट वो अपने भाई को गलत नहीं कह रहा है, ठीक है। सो ये वो माँ है जो 2 भाइयों में ये बोल रही है कि दोनों सुलह कर लो, भाई भाई आराम से रहो, लाइक डोंट क्रिएट घर का माहौल मत खराब करो। बट वो ये नहीं कह रही है कि नहीं मेरा एक बेटा खराब है। इंडिया हैज नेवर सेड दैट, ठीक है जी। सो मोदीज प्रीवियस स्टेटमेंट एंड इंडियाज एब्सटेंशंस एट द UN रिफ्लेक्ट के बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहा है।
पोटेंशियल और मीडिएशन का रोल, ठीक है। इंडिया को एज अ मीडिएटर, आप पोटेंशियल मीडिएटर का रोल कर सकता है अगर कभी भी रशिया और यूक्रेन एक टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करना चाहेंगे। ये वॉर को खत्म करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज इसकी जो एक मीडिएटिंग पॉलिसी है ना, और एक बड़ी इसकी एक बैलेंस एटीट्यूड है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल लॉ भी, एंड टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स भी, एंड इवन नॉट सेइंग ये अपने रिलेशंस खराब भी नहीं करता है कंट्री के साथ, तो दैट विल प्रूव टू अ वेरी गुड मीडिएशन रोल। आप ये यूएसए से काम नहीं करवा सकते। यूएसए को तो एक ही चीज आती है, वो अपनी इकोनॉमी के लिए वो एस्केलेट करता है वॉर, विच इज अनलाइक इंडिया। इंडिया सबलाइन मतलब सबमिसिव स्ट्रैटेजी के साथ कोशिश करता है कि वॉर जितनी जल्दी खत्म हो जाए। अगर यूएसए को इट्स हैविंग अ वेरी पुअर मीडिएटिव रोल, वो सीधा बोलेगा चलो 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 चाकू और गोली लेकर, ठीक है। यूएस इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्केलेटिंग द वॉर लाइक सिचुएशंस। सो इंडिया इज परसीव्ड ये पोटेंशियल न्यूट्रल मीडिएटर है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, मेंटेनिंग कम्युनिकेशन लाइंस विद बोथ रशिया एंड यूक्रेन। सो रीजंस फॉर वर्सनिंग wildfire, why does it over here? ओके, आई गेस वो वहाँ से यहाँ आ गया हुआ है। सो दिस इज द लास्ट, इसमें ये लास्ट हमारा था, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा डिप्लोमेटिक ज़्यादा नहीं था, इतना इम्पोर्टेंट हमें लगा। सो वट एवर वी फाइंड की इट्स एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल विच वी हैव प्रेजेंटेड बिफोर यू। ये आईआर के परस्पेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप। तो इसके साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं, एंड आई होप दैट आवर सेशन इज फाइंडिंग इन अ वेरी गुड हेल्थ एंड यू आर रियली एंजॉइंग इट। So thank you and have a nice day. Thank you so much.